नमस्कार दोस्तों। अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति के बारे में बात किया था और मैं बताया था कि इस यूट्यूब चैनल पर अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन जीएस संबंधित एवं करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ें और आज आप लोगों के लिए मेरी टीम के समर्थन से आज मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोगों के लिए लेक्चर स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ फार्मूले आपको दिया था, आस्क फार्मूला, एसआरपी फार्मूला, जिस पर आप लोग अमल कर रहे होंगे। एग्जाम की रणनीति पर बात किया था, प्री कंडीशन, रणनीति और नेचर ऑफ क्वेश्चन पे बात किया था। प्री कंडीशन में हम लोग आपको बताए थे कि आप लोगों का टारगेट यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 110 प्लस 110 प्लस सोल्व करने का होना चाहिए। सोल्व ही नहीं, सही करने का होना चाहिए। नेचर ऑफ एग्जाम के बारे में हमने डिस्कशन कर चुका था। नेचर ऑफ एग्जाम में हम आपको बताए थे कि तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों की प्रकृति बीपीएससी हो या संघ लोक सेवा आयोग हो या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग हो, सबका क्वेश्चन की प्रकृति तीन प्रकार का है, जिस पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन कितने आते हैं, ट्रेडिशनल प्लस करंट क्वेश्चन की संख्या कितनी है, प्योर करंट क्वेश्चन की संख्या कितनी है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्नों का स्रोत क्या है, ये सब पर भी मैंने डिस्कशन कर दिया था। नेचर ऑफ क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, इस पर भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, जिसमें आपको बताया था नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड अप्रोच के बारे में भी बताया था। नेचर ऑफ क्वेश्चन में बताया था नॉलेज आधारित क्वेश्चन, समझ पर आधारित क्वेश्चन, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कितने रहते हैं, ये सब पर हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आते हैं आज के टॉपिक पे, आधुनिक भारत का इतिहास, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें ताकि चीज़ों को नोट डाउन करते भी चलें। आधुनिक भारत के इतिहास, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार लोक सेवा आयोग हो या कोई भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में इतिहास का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। उसमें भी आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने आधुनिक भारत के इतिहास से कक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो अब आइए, आधुनिक भारत के इतिहास में आपको पढ़ना क्या है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस को, इसकी विषय वस्तु को मैंने कई खंडों में बांटा और प्रत्येक खंड के अंतर्गत 20 से 25 उपखंड रखा हूँ। जब आप इस तरह से आप अपने सिलेबस को डिफाइन कीजिएगा और किसी एग्जाम को देकर घर लौटिएगा तो प्रश्न जो है आपके कॉपी नोटबुक में न होकर आपके सिलेबस से दिखाई देगा। आपको लगेगा कि मेरे सिलेबस से ही प्रश्न आया है। इस तरह से मैंने सिलेबस को डिफाइन किया है। प्रत्येक टॉपिक पे एक शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस पर मैं पहले ही इंडिकेट कर दूंगा, इस पर कम ध्यान दीजिए, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और मैं आशा आपको दिलवाता हूँ कि किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हर तरह के प्रश्नों का डिस्कशन हम करेंगे। तो आते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग लिए हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों को मैंने कई उपखंडों में बांटा है, जिसमें देखिए आप लोग ऊपर भारत में समुद्री मार्ग की खोज, भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण, विदेशी कंपनियों का आगमन एवं प्रस्थान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था, जो कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दे देंगे कि यूरोपियन कंपनियों का आगमन का क्रम, इस्टेब्लिश्ड ऑफ यूरोपियन कंपनी और एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी, दोनों का क्रम सजाने के लिए दे देते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी।
लीजिए, आपका एक क्वेश्चन यहीं से बन गया। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम पूछेगा तो बस एक क्वेश्चन यहीं से है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, सबसे पहले पुर्तगीज आए। तो पुर्तगीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? पुर्तगाली गवर्नर, कौन कौन पुर्तगाली गवर्नर भारत आए और किनका क्या योगदान रहा? जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा का योगदान क्या रहा? पुर्तगाली नियंत्रण की विधि एवं प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन क्यों हुआ? पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम क्या था? भारत में पुर्तगालियों की देन क्या है? ये सब टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें 2 युद्ध के बारे में भी जानेंगे, बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ दीव। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। अभी हम सिलेबस को डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। डच द्वारा स्थापित कारखाने क्या थी? डचों का योगदान क्या है? इसमें भी एक युद्ध हुआ डचों के समय, वेदरा का युद्ध, जो 1759 ईस्वी में हुआ था। फिर हम जानेंगे अंत में डचों के पतन का कारण क्या था। फिर हम लोग आएंगे अंग्रेजों द्वारा स्थापित कारखाने, कंपनी की व्यापारिक सफलताएं के बारे में जानेंगे। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास, फिर इनका देन क्या है वो भी जानेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे डेनिश पे। डेन द्वारा स्थापित कारखाने, इसका ज़्यादा योगदान इंडिया में नहीं रहा, इसलिए इसके बारे में बहुत कम पढ़ना है। फिर हम लोग आएंगे फ्रांसीसी द्वारा स्थापित कारखाने, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ। तो जानेंगे इसका कालक्रम क्या था, इसका कारण क्या था कर्नाटक का प्रथम युद्ध का, इसका परिणाम क्या हुआ और किस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। फिर इसके अंतर्गत एक युद्ध हुआ सेंट थोमे का युद्ध, जो 1748 ईस्वी में लड़ा गया। फिर हम लोग जानेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का, उसी प्रकार कालक्रम क्या था, कारण क्या है, परिणाम क्या है और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। फिर कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के अंतर्गत एक युद्ध हुआ अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में। फिर हम लोग आएंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध पे, फिर जानेंगे इसका कालक्रम क्या था, कारण क्या था, परिणाम क्या था और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ। और इसके अंतर्गत भी एक युद्ध हुआ जो वांड्यावास का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ा गया था। फिर हम लोग इसकी कुछ विविध प्रकृति पे बात करेंगे, जो एक चार्ट के माध्यम से हम आप लोगों को नोट डाउन करवाएंगे। यूरोपीय व्यापारी कंपनी से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, जो यहाँ है पहला नंबर। दूसरे नंबर पे हम लोग लिखे हैं यूरोपीय वाणिज्य का आरंभ क्या है। फिर तीसरा, यूरोपीय कंपनियों से संबंधित स्थल कौन कौन थे। ये सब हम लोग आप लोगों को नोट डाउन करवाते चलेंगे। अब आइए मेन टॉपिक पे, इस्टेब्लिश्ड ऑफ यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन कंपनी की स्थापना। अब आपको एग्जाम में देता है कि इस्टेब्लिश्ड ऑफ यूरोपियन कंपनियों का क्रम क्या था सजाने के लिए, खास करके यूपीपीसीएस। तो पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। आप गौर करते होंगे अंग्रेज जो है, डच बाद में आया, लेकिन इनकी कंपनी अंग्रेजों से पहले स्थापित हुई है। इस बात को गौर कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ट्विस्ट होता है। तो हम आएंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली कंपनी जो है 1498 ईस्वी में बनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। उस समय शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। अंग्रेजों की कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनी। उस समय शासक कौन था? अकबर था। डचों की कंपनी 1602 ईस्वी में बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। उस समय शासक कौन था? अकबर था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी, उसमें शासक कौन था? जहांगीर था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बनी, उसमें शासक कौन था? औरंगजेब था। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनियों में डच क्या है? पहले आया है अंग्रेजों से, लेकिन स्टेब्लिश्ड ऑफ यूरोपियन कंपनी में अंग्रेजों के बाद डच। तो यहाँ गौर करने की बात है, इसलिए दोनों चार्ट को हम एक जगह रखें।
इससे पहले मैंने आपको सेंटेंस मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको क्या इस चार्ट से कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय शासक कौन था, तो सिकंदर लोदी। उसमें शासक कौन था दोस्तों, सिकंदर लोदी। आपको पूछेगा अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई जिस समय उस समय शासक कौन था, तो अकबर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस समय स्थापना हुई उस समय शासक कौन था, तो अकबर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय शासक कौन था, जहांगीर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय शासक कौन था, औरंगजेब। यहाँ से 4 तरह के प्रश्न निकले। फिर आप देखिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ये था यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, अब हम आ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। अब यहाँ से हम नोट में लिखे हैं पुर्तगालियों का पहला हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, कोचीन में। कब, 1503 ईस्वी में। कोचीन कहाँ है दोस्तों, केरल में। डचों का पहला हेडक्वार्टर कहाँ बना, मसूरीपत्तनम में। कब, 1605 ईस्वी में। कहाँ, आंध्र प्रदेश। अंग्रेजों का सूरत में, 1608 ईस्वी में, गुजरात। डेनिश का टैंकोबार, 1620 ईस्वी में, तमिलनाडु। फ्रांसीसी या फ्रेंच का सूरत, 1667 ईस्वी में, गुजरात। दोस्तों इस प्रकार हम लोग देखें कि यूरोपियन कंपनियों की स्थापना का क्रम और यूरोपियनों का आगमन का क्रम। आशा करते हैं कि यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पुर्तगीज पर। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आए। तो पुर्तगीज से पहले जानने से पहले हम लोग कुछ तथ्य पर बात कर लें, कुछ फैक्ट पे, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है पीटी बेस्ड रहेगा। ये लेक्चर मेंस बेस्ड अलग से लेक्चर हम लोग बनाएंगे और लाएंगे आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध जो है यूनानियों के साथ आरंभ हुआ था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालियी व्यापारियों के एकाधिकार में था। दोस्तों 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद 15वीं सदी आते आते आप लोग को पता होगा कि 1453 ईस्वी में क्रूसेडू का युद्ध होता है, जिसे धर्म युद्ध भी कहते हैं। 15वीं सदी में ईसाई और इस्लाम के बीच, जिसमें इस्लाम की जीत होती है। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि क्रूसेडू का युद्ध अर्थात धर्म युद्ध कब हुआ, तो 1453 ईस्वी में। किस सदी में, किस सदी में, तो 15वीं सदी। किसके बीच, तो ईसाई और इस्लाम के बीच। इसमें जीत किसका हुआ, तो इस्लाम का। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि 15वीं सदी को यूरोप में खोजों का युग भी कहा जाता है। 15वीं सदी को यूरोप में किस नाम से जाना जाता है, तो खोजों के युग के नाम से जाना जाता है। फिर आप लोग जानते होंगे कि पुर्तगाल के राजकुमार एक थे प्रिंस हेनरी, जो द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भी भौगोलिक खोजों का कार्य क्या हुआ, आसान हुआ था। फिर आप लोग पढ़ते होंगे कि 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए कहाँ चले गए थे, अमेरिका, और अमेरिका की खोज कर दिया। अब यह क्वेश्चन आ जाएगा कि अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस। अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस ने। कोलंबस किस देश का निवासी था, तो स्पेन। कोलंबस अमेरिका का खोज कब किया, 1494 ईस्वी में। कोलंबस किस देश का खोज किया, तो अमेरिका। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप लोग जानते हैं कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जो है केप ऑफ गुड होप, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमार या पुर्तगाली वास्को डी गामा जो है, पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्मासा अंतरीप की चक्कर काटते हुए, चक्कर लगाकर भारत के कालीकट तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, 17 मई 1498 ईस्वी को। किस रास्ते से, केप ऑफ गुड होप होते हुए, उत्मासा अंतरीप होते हुए। अब यह है कि केप ऑफ गुड होप
क्यों कहा गया? केप ऑफ गुड होप आखिर क्यों कहा गया? जब वास्को डी गामा वहाँ पहुँचा, और इससे पहले जो है एक फैक्ट और बता देते हैं आप लोगों को कि केप वास्को डी गामा जो है गुजराती नाविक अब्दुल मुनीत की सहायता से केप ऑफ गुड होते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। उसमें कालीकट का राजा कौन हुआ करता था? जमोरिन। और आप लोगों को एक फैक्ट और यहाँ नोट डाउन करना चाहिए कि केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में किया था। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज ने। कब किया? 1487 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर सबसे पहले पहुंचा? कालीकट। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट का किस राजा ने किया? तो जमोरिन ने। यहां तक कोई दिक्कत? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि यूनानियों को यवन भी कहा जाता था, और मसालों का सर्वाधिक उपयोग यूरोप में मांस को सुरक्षित या मांस बनाने में किया जाता था। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन। तो ये एक दो फैक्ट थे जो हम टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों को बता दिए, ताकि आप लोग बीच में पूछे नहीं। फिर आप जानते होंगे कि भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भरूच और कैम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अब आप आते हैं मेन टॉपिक अपने पुर्तगीज पर। कहाँ? पुर्तगीज पर, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि पुर्तगाली के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ थे। इससे पहले हमने आपको बता दिया कि वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आता है, जहाँ कालीकट के राजा जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। और आप इस चार्ट में एक चीज़ और देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा यहाँ कि पुर्तगाली के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों जुड़ा हुआ है? दोस्तों सोचिए कि सबके साथ आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों जुड़ा हुआ है? दोस्तों यूरोप से भारत को देखने पर भारत ईस्ट में नजर आता है, इसीलिए सभी पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, डच हो, डेनिश हो, फ्रेंच, सब क्या किए हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सब लगा है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से। दोस्तों अब हम आते हैं पुर्तगीज पे। तो पुर्तगाली में सर्वप्रथम, यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए, और उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मुनीद नामक गुजराती नाविक की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कडाबू। अब पूछा कालीकट के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कप कडाबू नामक स्थल पर वास्को डी गामा जो है अपना बेड़ा उतारता है। दोस्तों उसके बाद कालीकट के तत्कालीन शासक जो थे जमोरिन, उनका स्वागत करते हैं वास्को डी गामा का। अब पूछेगा यहाँ कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो जमोरिन ने। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा कालीकट के किस स्थान पर? तो कप कडाबू। फिर वास्को डी गामा जो है भारत सबसे पहले कब आया था? 1498 ईस्वी में। और वास्को डी गामा से भी पहले भारत पहुंचने वाला, अगर भारत आने वाला पहला पुर्तगाली आपसे पूछा जाए कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो क्या आपका आंसर होगा? वास्को डी गामा। यदि आपसे पूछा जाए भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो पेड्रो अल्वारेज केवलार था। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो पेड्रो अल्वारेज केवलार, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। अगर क्वेश्चन फिर आपको पूछ दे भारत आने वाला तीसरा पुर्तगाली कौन था, तो फिर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है फिर पुनः भारत आया था। कब आया था? 1502 ईस्वी में।
तो वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया? 1502 ईस्वी में। अब पूछेगा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। भारत आने वाला तीसरा पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। आपसे फिर पूछ देगा वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया? तो 1502 ईस्वी में। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो पेड्रो अल्वारेज केवलार। कब आया था? तो 1500 ईस्वी में। अब फिर एक क्वेश्चन यहाँ आपसे बनता है कि भारत को चलने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो बार्थोलोम्यू डियाज था। लेकिन भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। दोस्तों समझिए, हम आपको बोले थे लैंग्वेज को पकड़ने के लिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोस्त आप लोग लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज को पकड़िएगा तो सब चीज़ें क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। नहीं तो क्या होगी? आपको क्या लगेगी? भारी लगेगा कि ये तो हम पढ़े थे, गलत किससे हो गया? लैंग्वेज का खेल है दोस्तों, लैंग्वेज का। सब चीज़ किस चीज़ का खेल है? लैंग्वेज का, और कुछ नहीं है दोस्तों। हिस्ट्री में कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। तो दोस्तों फिर हम आते हैं कि पुर्तगाली जो थे वो कहाँ कहाँ अपने व्यापारी केंद्र स्थापित किए। एक चीज़ फिर हम बता देते हैं पुर्तगाली गवर्नर स्टार्ट करने से पहले कि पुर्तगाली गवर्नर जो होते थे वो 3 साल के लिए भारत में नियुक्त होते थे। यह पॉलिसी जो है 1505 ईस्वी में लाया गया था कि कोई भी गवर्नर जनरल पुर्तगाली गवर्नर 3 साल के लिए नियुक्त होगा। एशियन साम्राज्य जो था दोस्तों, एक डायग्राम से आप लोग बना लीजिए। उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला मोजाम्बिक, दूसरा मलक्काज और तीसरा गोवा। मोजाम्बिक में अफ्रीकन, एक डैश देकर बना लीजिए। मलक्काज में आपका आ जाएगा स्पाइड आइलैंड जिसमें इंडोनेशिया और जावा का क्षेत्र आ जाते थे। और गोवा में आपका हिंद महासागर और फारस की खाड़ी आ जाती थी। यहाँ फिर आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था भारत आने का? तो मसालों का क्या था? व्यापार था। पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था दोस्तों भारत में? मसालों का व्यापार। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। फिर हम जानेंगे कि अब यहाँ क्या है? यूरोपियन कंपनियों का आगमन है। पहला डायग्राम क्या था? भारत में समुद्री मार्ग की खोज। इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी, जो हमने अभी आपको बताया। वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल के राजा से आर्थिक सहायता प्राप्त कर इस अभियान पर निकला था। यह नाविक जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए उत्मासा अंतरीप पहुंचा, फिर हिंद महासागर से होते हुए जंजीबार और वहां से पूरब की ओर बढ़ा। यहाँ से वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम आते हैं भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण, विदेशी कंपनियों का आगमन एवं प्रस्थान। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगालियों का भारत में प्रमुख बस्तियां कहाँ कहाँ थी, जो आप नोट कर लीजिए। लिखिए कि भारत में पुर्तगालियों की प्रमुख बस्तियां निम्नलिखित जगह थी, जिसमें पहला था गोवा, दूसरा था दीव, फिर दमन, गोवा, दीव, दमन, साष्टी, बसाई, चोल आदि। पश्चिमी तटों पर लिख लीजिए, पश्चिमी तटों पर तथा पूर्वी तटों पर मुंबई था, सामथोमी मद्रास के निकट और हुगली बंगाल। ये सब पुर्तगाली की प्रमुख बस्तियां थी। अब दोस्तों हम आते हैं पुर्तगाली गवर्नर पे। आपको हम बताएं भी कि पुर्तगाली गवर्नर जो है 3 साल के लिए नियुक्त होते थे। यह प्रक्रिया कब से आया? 1505 ईस्वी से आया था। तो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको देखिए स्क्रीन पे। 1505 से 9 इसका कालक्रम 1505 से 9 है। दोस्तों यह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था और इसने भारत में शांत जल की नीति
ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। अब है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों लागू किया, ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब से कब तक था? 1505 से 1509 ईस्वी तक। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने लाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्वक व्यापार करना था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में क्या हुआ? परिवर्तित हो गया। कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो आपको मेंस में थोड़ा बहुत काम देगा। फिर हम आपको यहाँ दो युद्ध की बात किए हैं, बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ दीव, जो किसके समय होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय ही होता है दोस्तों। तो बैटल ऑफ चौल कब होता है? 1508 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1508 ईस्वी में बैटल ऑफ चौल की घोषणा कर दी। बैटल ऑफ चौल की घोषणा किसने किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। कब किया? 1508 ईस्वी में। इस युद्ध में ट्रायो की जीत होती है और पुर्तगाली की हार, अर्थात फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की क्या होती है? हार। इस युद्ध में पुर्तगाली का नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा लॉरेंस डी अल्मीडा कर रहा था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रायो कौन थे? दोस्तों हर चीज को हम डिस्कशन करेंगे। तो एक चार्ट आप बनाइए जहां लिखिए बैटल ऑफ चौल 1508 ईस्वी में हुआ पुर्तगाली और ट्रायो के बीच, जिसमें पुर्तगालियों का नेतृत्व फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा लॉरेंस डी अल्मीडा कर रहा था। ट्रायो में लिख लीजिए आप, ट्रायो मतलब त्रिसंधि, जिसमें था गुजरात, इजिप्ट और तुर्की। ट्रायो का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद बेगरा ट्रायो का नेतृत्व कर रहा था। यहां तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप लोग नोट डाउन करते हैं चलिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। फिर एक युद्ध की बात होती है, बैटल ऑफ दीव, जो भी इसी के समय होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय ही। तो जब बैटल ऑफ चौल में पुर्तगालियों की हार हो जाती है तो फिर कुछ दिन तक शांत रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और उसके बाद फिर 1509 ईस्वी में दूसरा युद्ध होता है, बैटल ऑफ दीव, जिसका नेतृत्व स्वयं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करता है। और इस युद्ध में पुर्तगालियों की जीत होती है और ट्रायों की हार। इस युद्ध में पुर्तगालियों की जीत और ट्रायों की क्या होती है दोस्तों? हार होती है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बैटल ऑफ चौल कब हुआ? तो 1508 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? तो पुर्तगालियों और ट्रायो के बीच। पुर्तगालियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉरेंस डी अल्मीडा कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा था। ट्रायो का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद बेगरा कर रहा था। इसमें जीत किसका हुआ था? ट्रायो का हुआ था। कहीं कोई कंफ्यूजन दोस्तों? कंफ्यूज रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहला इलेक्शन में मैंने बता चुका हूं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना कहना सीखें। फिर आता है बैटल ऑफ दीव कब हुआ? 1509 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और ट्रायो के बीच। बैटल ऑफ दीव में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा खुद नेतृत्व संभाला है, खुद नेतृत्व कर रहा है, और इसमें क्या होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जीत होती है। आप लोगों को पता होगा उसके बाद नए गवर्नर जनरल आते हैं अल्फांसो डी कौन आते हैं? अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर थे, और यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को नोट कर लीजिए आप। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा के बाद कौन आया? अल्बुकर्क, और जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। नोट करते जाइए कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क डी लिखिए, और उसके नीचे पॉइंट बाय पॉइंट जो हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं लिखते जाइए, जिससे रिवीजन करने में आपको सहायता मिलेगी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है अपना मुख्यालय कोचीन को बनाया। 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जो है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया, और अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर भी इसका अधिकार 1515 ईस्वी में हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आता है कि 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क जीता, उस समय बीजापुर का शासक कौन था? तो अली आदिल शाह था। इस युद्ध में बीजापुर के शासक अली आदिल शाह थे, और इस युद्ध में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की सहायता जानते हैं कौन करते हैं दोस्तों? विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मदद किया बीजापुर के खिलाफ। फिर आपको पता होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में वास्तविक संस्थापक माने जाने के पीछे कई कारण हैं, जो अभी हम बता दिया। कुछ गोवा को जीत लिया, मलक्का पे अधिकार कर लेता है, हरमुज पर अधिकार कर लेता है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और 15 अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है गोवा में सती प्रथा को भी समाप्त किया, और इसने पुर्तगाली पुरुष को भारतीय स्त्री से विवाह करने की अनुमति दी, प्रोत्साहित किया। अब पूछेगा किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को या गोवा में सती प्रथा को अंत किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय स्त्री से पुर्तगाली पुरुष को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बीजापुर के शासक से गोवा को किसने जीता? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कब? 1510 ईस्वी में। उसमें बीजापुर के शासक कौन थे? अली आदिल शाह थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की सहायता किसने किया था उस समय? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने। कहीं कंफ्यूजन दोस्तों? उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल है नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 ईस्वी तक भारत में रहता है। 1529 से 1538 ईस्वी तक भारत में रहता है। दोस्तों 1503 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? मुख्यालय कहाँ था? कोचीन था। लेकिन इसने नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ अपनी राजधानी बनाया नीनो डी कुन्हा? गोवा को। गोवा से पहले राजधानी कहाँ थी? कोचीन। कब तक कोचीन थी? 29 तक। कब से? तो 1503 ईस्वी से 1529 तक। नीनो डी कुन्हा जो है दोस्तों महमूद बेगरा की हत्या समुद्र में फेंक कर देता है। समुद्र में फेंक कर नीनो डी कुन्हा महमूद बेगरा की हत्या कर देता है, और 1530 से 1961 तक गोवा को अपनी राजधानी पुर्तगालियों ने बनाए रखा था। आप लोग को पता होगा कि नीनो डी कुन्हा जो है 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना गोवा में की थी। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने। कब? 1560 ईस्वी में। पुर्तगाली जो है सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। फिर आपको पता होगा कि पुर्तगालियों ने कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब पुर्तगालियों ने किस पद्धति द्वारा, किस व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा? तो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों का सरकारी कार्यालय कोचीन था, जिसे 1530 ईस्वी में गोवा स्थानांतरित कर दिया गया नीनो डी कुन्हा के द्वारा। पुर्तगालियों की हिंद महासागर में व्यापार की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती थी। अब पूछेगा आपको कि पुर्तगालियों की हिंद महासागर में व्यापार की नीति क्या कहलाती थी?
ब्लू वाटर पॉलिसी। एक ही चीज़ को हम बार बार आपको रिवीजन करवा रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको लेक्चर करते करते चीज़ों को याद हो जाए। बस घर पे जाएं, इस नोट डाउन को पढ़ें लेक्चर करने के बाद और तुरंत याद हो जाए। फिर हम आते हैं दोस्तों पुर्तगाली नियंत्रण की विधि एवं प्रक्रिया, जिसे हम बताएं कार्टेज आर्मेडा का खिलाफती के माध्यम से ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाकर इन्होंने पुर्तगाली नियंत्रण की विधि एवं प्रक्रिया जो थी। अब हम आएंगे आपको कि भारत में जो है पुर्तगाली, थोड़ा सा हम आपको पुर्तगालियों का रिवीजन एक ढंग से करवा देते हैं। रिवीजन दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी को आपको हम बताएं वास्को डिगामा जो है केरल मालाबार तट पर पहुंचा तथा 1499 ईस्वी में क्या हुआ, वापस चला गया था। फिर आपको हम क्या बताया कि 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केवलार द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व, पुर्तगाली अभियान का दूसरा पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व करता कौन था, तो पेड्रो अल्वारेज केवलार। एक तरह से अभ्यास क्वेश्चन समझो, पुर्तगाली अब समाप्त हो गया, इस पर अभ्यास क्वेश्चन करवा रहे हैं। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया और कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किया। प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में, जबकि दूसरी फैक्ट्री कहाँ, कन्नूर में 1505 ईस्वी में स्थापित हुआ। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509, जिसने शांत जल की नीति अपनाई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम तंबाकू की खेती, टमाटर की खेती भारतवासियों को अवगत कराया इस सब खेती से। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली जो है बम्बई शहर दहेज में अंग्रेजों को दे देते हैं। इस तरह भारत में सर्वप्रथम आने वाला कौन था, पुर्तगाली था। और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में गोवा के अधिग्रहण के पश्चात वापस गए थे पुर्तगाली दोस्तों। इतने दिनों तक ये भारत में अपना डेरा जमाए रखे थे। अब हम आते हैं पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम क्या हुआ दोस्तों। पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम क्या हुआ, इसका कारण आप लोग जान गए, कैसे क्या शासन हुआ वो जान गए। अब परिणाम पे आते हैं। पुर्तगालियों का उद्देश्य जो था दोस्तों, भारत में मसालों का व्यापार करना था। पुर्तगालियों के पराजय के कारण भारत में पहला दोस्तों धार्मिक नीति थी, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़वा देना। इनके पराजय के कारण में से एक धार्मिक नीति भी थी। दूसरा था दोस्तों ब्राजील की खोज दूसरा इनका पराजय का कारण था। अब आते हैं भारत में पुर्तगालियों की देन क्या थी दोस्तों। आपको पता होगा, इससे पहले एक दो तथ्य और बता देते हैं कि 1658 ईस्वी में श्रीलंका को डचों ने जीत लिया था पुर्तगालियों से, और 1662 ईस्वी में मुंबई जो है दहेज के रूप में या गिफ्ट के रूप में अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने क्या किया, दे दिया था। भारत में पुर्तगालियों की देन की जहाँ तक बात है तो तंबाकू की खेती हो, टमाटर की खेती हो या आलू की खेती हो, सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा ये भारत में किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में कहाँ किया गया था, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में कब किया गया था, 1556 ईस्वी में। यह भी किसकी देन थी दोस्तों, पुर्तगालियों की ही देन थी दोस्तों। जहाज निर्माण भी पुर्तगालियों की देन है। भारत के व्यापार को जापान के साथ जोड़ता है, पहली बार पुर्तगालियों द्वारा ही जोड़ा गया जापान के साथ। इसी तरह आप कह सकते हैं कि अरब सागर का स्वामी किसे कहा जाता था, पुर्तगालियों को कहा जाता था। और परमिट भी पुर्तगालियों की देन थी, जो अकबर को भी परमिट देना पड़ा था। कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, परमिट किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की देन थी दोस्तों, परमिट भी। अब आते हैं हम लोग डच। अब डच पे बात करते हैं दोस्तों। पुर्तगाली को हम लोग इस तरह से पढ़ाएं कि हमको आशा है कि आपको लेक्चर समाप्त होते होते ही आपको याद हो गया होगा पुर्तगाली। और ये पूरा जब लेक्चर समाप्त होगा तो आपको लगेगा कि भारत में यूरोपियन कंपनियों से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो नहीं छूटेगा। अब आते हैं डच पे। डच द्वारा स्थापित कारखाने। डच द्वारा स्थापित कारखाने में
डच जो है, पहले डच के बारे में कुछ जानते हैं। डच जो है दोस्तों 1595-96 में फर्स्ट डच यात्री जो है कार्नेलियस डी हाउटमैन भारत पहुंचा है। पहली बार 1595-96 में पहला डच जो है कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था, पहला डच यात्री। डच जो है दोस्तों नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड हॉलैंड के। इससे पहले हमने चार्ट के माध्यम से आपको बताया कि पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए। अभी मैंने बताया कि 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा। अब यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा पुर्तगालियों के बाद कौन भारत आया? तो डच। डच किस देश की निवासी थे? तो नीदरलैंड या हॉलैंड। कभी नीदरलैंड ऑप्शन नहीं देगा, हॉलैंड दे देगा। फिर पूछेगा सबसे पहला डच यात्री भारत आने वाला कौन है? तो कार्नेलियस डी हाउटमैन। फिर दोस्तों 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। इस कंपनी का नाम था VOC। इस कंपनी का नाम क्या था? मूल नाम VOC। कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था। VOC नामक कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था दोस्तों। फिर है वेदरा का युद्ध, डचों का योगदान और पतन के कारण, सब पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री, जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना जो है पिपली में सन 1627 ईस्वी में किया गया था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 1627 ईस्वी में। कब? 1627 ईस्वी में। कहाँ? पिपली। फिर 1853 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसूरा में डचों की कोठी स्थापित की गई। डचों की दूसरी कोठी बंगाल में कहाँ? हुगली के निकट चिंसूरा में। चिंसूरा के डच के किलों को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। फिर 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। अब कोई पूछेगा कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुआ? तो 1605 ईस्वी में, जो चार्ट के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बनाया। यहीं पर डचों ने स्वर्ण पे सिक्के को ढाला। स्वर्ण सिक्के, पेगोडा जिसे बोलते हैं, स्वर्ण सिक्के पेगोडा को ढाला था। समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करते हैं। एक बार रिवीजन करवा देते हैं फिर से। डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? मसूलीपट्टनम। कहाँ? कब? 1605 ईस्वी में। 1610 में क्या हुआ? डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलिकट को क्या? चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया, जहां पर डचों ने स्वर्ण सिक्के पेगोडा ढाला था। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई कठिनाई? फिर हम आगे आते हैं डचों द्वारा स्थापित कारखाने। डचों द्वारा स्थापित कारखाने में सबसे प्रमुख थे पुलिकट 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, युमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में 1641। इसे नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। चौथा इसका फैक्ट्री था कराईकल 1645 ईस्वी में। पांचवा था चिंसूरा 1653 ईस्वी में। छठा था कोच्चिन 1963। सातवां था कासिम बाजार 1658। आठवां था बालासोर नागापट्टनम 1658 में दोस्तों। इस तरह से इसकी फैक्ट्री थी। 1660 ईस्वी में दोस्तों गोलकुंडा में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई और 1663 ईस्वी में कोचीन में भी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद कुछ तथ्य हैं। औरंगजेब जो है दोस्तों, औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 31.5 ये कह सकते हो 31.2% वार्षिक चुंगी पर, आप लोग लिखते जाइए 31.1/2% कर दीजिए, समझ गए होंगे, पर वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा
के व्यापार करने का अधिकार दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार जो है औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में वार्षिक चुंगी पर दिया था डचों को, और 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थल पर नागापट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। पुलिकट के स्थान पर किसको डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया 1690 में? तो नागापट्टनम। फिर दोस्तों डचों की देन क्या थी? डचों की देन क्या थी जो हमने यहाँ अंडरलाइन? डचों का योगदान क्या था? डचों का योगदान था दोस्तों, डच जो है मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिए थे। भारत में जो है भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो है डच। फिर दोस्तों वेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में हुआ था। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेडरा बंगाल के युद्ध में डच को पराजित किया। इस पराजय ने भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी। वेदरा का युद्ध जो है भारत में डचों की शक्ति जो है समाप्त कर दिया। दोस्तों भारत में डचों की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों डचों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अगर पूछे क्वेश्चन आ जाए कि डचों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, डचों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो पुलिकट। और दोस्तों लेकिन 1689 में पुलिकट से स्थानांतरण कर इनकी राजधानी कहाँ कर दिया गया? नागापट्टनम, तमिलनाडु में जो है। फिर दोस्तों डचों को अंग्रेजों ने अंततः कब भारत से निकाल दिया समझो? सब एकदम पूरी तरह से तो 1795 ईस्वी में। डचों का प्रमुख व्यापार क्या था? अभी हमने बताया टेक्सटाइल था, कपड़ा उद्योग। कार्टेज अर्थात परमिट सिस्टम किसका देन था? पुर्तगालियों का। अगर आ जाए कार्टर सिस्टम, CARTEL सिस्टम किसकी देन है? तो डचों की देन है दोस्तों। कार्टेल मतलब क्या हुआ? सहकारिता पर आधारित समूह। अगर पूछे सहकारिता पर आधारित समूह किसकी देन है? तो डचों की देन है। और अधिक क्वेश्चन आ जाए, इन डचों का प्रारंभिक प्रशासन पुलिकट से नियंत्रित होता था, लेकिन 1689 ईस्वी में पुलिकट का स्थान किसने ले लिया था? नागापट्टनम ने। दोस्तों डचों के पतन का कारण क्या था? डचों का पतन का कारण था दोस्तों भारत के साथ व्यापार की अनदेखी करना, क्योंकि इनका ज़्यादातर मेन इंटरेस्ट जो है इंडोनेशिया के मसालों के स्थान से हो गया था। धीरे धीरे इनका योगदान किससे हो गया था? इंडोनेशिया के मसालों के स्थान से हो गया था दोस्तों। इसीलिए इनका व्यापार धीरे धीरे भारत से पतन होने लगा, और अंत में वेदरा का युद्ध पूरी तरह से इनको अंग्रेजों के सामने नतमस्तक कर दिया था, जो 1759 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अब हम आएंगे कि आपको हम बता ही दिए कि भारत से भारतीय वस्त्र के निर्यात का श्रेय किसे जाता है? तो डचों को। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टर पर आधारित थी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो बहुत बताइए, जिससे हम आपका कन्फ्यूजन को दूर कर सके। उसके बाद आते हैं हम लोग डेनिश का कुछ ज़्यादा योगदान नहीं है दोस्तों। डेनिश का ये पहले ही हमने चार्ट के माध्यम से ही आपको बता दिया है। 1745 ईस्वी में इन्होंने डेनिश जो है अपना समस्त व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, 1745 ईस्वी में डेन अपना समस्त व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों अंग्रेज पर। डेन को इसलिए हम पहले बता दिए आपको कि इसका ज़्यादा योगदान नहीं है, इसे अंग्रेजों से पहले हम डेन को बता दिए। दोस्तों अब हम आते हैं अंग्रेजों पे कि अंग्रेजों को क्या क्या देन है भारत में। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि भारत में अंग्रेजों का आगमन जो है डचों के बाद हुआ था। अंग्रेजी कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं
जो थी दोस्तों सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुई थी, जिनका उद्देश्य मसालों का व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना था। 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास दोस्तों 1608 ईस्वी में हुआ था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। दोस्तों ये कहानी हम इसलिए बताए जिससे आप फैक्ट एकत्रित करें और फिर फैक्ट के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। दोस्तों 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचता है और भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में होता है। कैप्टन हॉकिंस जो है भारत हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज से आता है। हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज से भारत कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस। और 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पे रुकता है। फिर दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम अंग्रेज जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा वो कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस जो था दोस्तों तुर्की भाषा बोल सकता था और अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हॉकिंस जो है कैप्टन हॉकिंस किसके नाम का पत्र लेकर आया था? जेम्स प्रथम के नाम का। अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर किस मुगल बादशाह के नाम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस भारत आया था? अकबर। लेकिन किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर। और किस अंग्रेज के नाम का पत्र लेकर आया था? तो जेम्स प्रथम। यहां तक कोई कंफ्यूजन दोस्तों? तो क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं कि किस अंग्रेज के नाम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस भारत आया था? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? जेम्स प्रथम। लेकिन यदि क्वेश्चन आवे कि किस मुगल बादशाह के नाम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। और क्वेश्चन अगर आता है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचा था, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा था, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? जहांगीर। इस सबको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है भूल जाने की। तो दोस्तों 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में सूरत में आता है, जो फारसी और तुर्की और इंग्लिश भाषा भी जानता था। कैप्टन हॉकिंस हम बता ही दिए कि जो पत्र लेकर आया था उसमें मुगल राजा अकबर का नाम था एवं ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का नाम था। दोस्तों उसके बाद हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। अंग्रेजों ने के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी कैप्टन हॉकिंस ने, लेकिन प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगीज के शत्रुतापूर्ण कारनामे और सूरत के सौदागारों के विरोध के कारण यह अनुमति क्या कर दी गई? रद्द कर दी गई। और उसके बाद 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया और पुर्तगालियों के पराजय के कारण जहांगीर जो है अंग्रेजों से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। अब यहाँ देखिए दोस्तों 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच। अब यहाँ एक युद्ध हुआ अंग्रेजों के समय, स्वाली का युद्ध किसके बीच हुआ? पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और पुर्तगालियों की हार हुई। और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से नौसैनिक बेड़ा छीनकर जहांगीर को गिफ्ट कर दिया। तो जहांगीर कितना खुश हुआ होगा दोस्तों। जो पुर्तगाली जिसका हिंद महासागर पे पूरी तरह प्रभुत्व था, उसका नौसैनिक बेड़ा छीनकर जब अंग्रेज जहांगीर को दे दिया तो जहांगीर कितना खुश हुआ होगा दोस्तों। फिर जब दे दिया, पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर जो है अंग्रेजों से बहुत प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को
सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। सूरत में कारखाना अंग्रेजों का कब खुला? 1613 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले कहाँ खुल गया? 1611 ईस्वी में मसूरीपत्तनम में फैक्ट्री खोली और 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री खोली। लेकिन फरमान सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान कब दे दिया गया था? 1608 ईस्वी में। तो पूछेगा फरमान कब दे दिया गया सूरत में फैक्ट्री खोलने का? तो 1608। लेकिन खुला कब? 1613। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ खुली? मसूरीपत्तनम। कब? तो 1611। दोस्तों इससे पहले 1611 ईस्वी में अभी बताया कि मसूरीपत्तनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। यह जो मसूरीपत्तनम में था दोस्तों, यह गोलकुंडा के राज्य का मुख्य बंदरगाह था और यह स्थलीय रूप में बुने हुए फुटकर बेचने के कपड़ों को खरीदकर वो फारस एवं बंटम भेजते थे। लेकिन यहाँ डचों का विरोध होने लगा। कहाँ होने लगा विरोध? मसूरीपत्तनम में, क्योंकि गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था और जहाँ से क्या बुने हुए फुटकर कपड़ा जो था उसको खरीदकर फारस एवं बंटम भेजे जाते थे और यहाँ डच विरोध करने लगे। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रुपयों की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1626 में अरमा गांव में एक दूसरी कोठी खोली। कहाँ खोला? अरमा गांव में। अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती के उत्तर दिशा में स्थित था। अरमा गांव कहाँ स्थित था? पुलिकट के डच बस्ती के उत्तर दिशा में। तो दोस्तों 1611 ईस्वी में इसने मसूरीपत्तनम में खोला, 1613 ईस्वी में सूरत में और 1639 ईस्वी में मद्रास में फैक्ट्री खोला, जिसका नाम क्या था? फोर्ट जॉर्ज था। 1651 ईस्वी में इसका व्यापारिक कोठी, दोस्तों एक लाइन से लिख लीजिए आप लोग। 1651 ईस्वी में फिर हुगली पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री खोला, फिर 1668 ईस्वी में मुंबई में खोला और 1690 में अंग्रेजों ने 3 गांवों को एक साथ गोविंदपुर, सूतानती, कालीकटा को मिलाकर कलकत्ता का निर्माण किया। कलकत्ता शहर का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? जॉब चार्नोक को कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजों की कोठी के बारे में आप लोग जान गए। फिर क्या हुआ दोस्तों? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान दिया। इसके अनुसार 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति मिली अंग्रेजों को। कितना पैगोडा वार्षिक कर अंग्रेजों को देना होता था गोलकुंडा के बंदरगाह पर व्यापार करने के लिए? 500 पैगोडा वार्षिक कर देना होता था। फिर 1639 ईस्वी में अभी हम बताएं कि मद्रास में फैक्ट्री खोला, एक तरफ लिखा है, अब उसको डिस्कस कर देते हैं। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई। इस किलाबंद कोठी का नाम क्या पड़ा? अभी हम बताए हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में हुगली में भी व्यापारिक कोठी खोली थी। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन करते चलिए। फिर दोस्तों 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। कैप्टन हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आता है। फिर 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंज के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में कौन सा शहर दे देता है? मुंबई। दहेज में मिल जाता है किसको? अंग्रेजों को। और 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया और उसके बाद 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियर ही वास्तव में बम्बई का संस्थापक था। दोस्तों अब पूछेगा, बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियर जो था बम्बई का संस्थापक था। अब मुंबई शहर का संस्थापक अगर आपको पूछ दे कि कौन था बम्बई का संस्थापक, तो क्या हो जाएगा? गेराल्ड ओंगियर। फोर्ट विलियम फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1696 ईस्वी में। हुगली के बाद अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में अपने कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ स्थापित किया था? कासिम बाजार, पटना और राजमहल में। 1698 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार
अजीम उस्सान द्वारा कंपनी ने 3 गांव जो अभी हम बताए, सुतानती, कालीघाट, सुतानती, कालीकता व गोविंदपुर की जमींदारी जो है 1300 रुपये में प्राप्त कर ली। और इसे मिलाकर आधुनिक कलकत्ता का क्या क्या आधुनिक कलकत्ता की नींव रख दी। और 1700 ईस्वी तक जॉब चार्नॉक ने इसे विकसित कर कलकत्ता का रूप दे दिया। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम, अंग्रेजों का किलाबंद जो चौकी था, उसकी स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर हुए। अब पूछेगा, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम, अंग्रेजों का किलाबंद चौकी का स्थापना हुआ, उसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो सर चार्ल्स आयर था। कौन था दोस्तों? सर चार्ल्स आयर था। कोलकाता शहर का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। मद्रास शहर का संस्थापक कौन था? फ्रांसीसी डे। फ्रांसीसी डे कौन थे? तो फ्रांसीसी थे। जॉब चार्नॉक कौन थे? अंग्रेज थे। ये सब भी आ जाता है। बम्बई का संस्थापक कौन था? गेरार्ड ऑन्गियर। ये कौन थे? गेरार्ड और ऑन्गियर कौन थे? पुर्तगीज थे, डच थे, डेनिश थे, कौन थे? अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। दिल्ली का संस्थापक कौन था दोस्तों? लुटियंस, जिसने संसद भवन का क्या बनाया है? स्ट्रक्चर को बनाया है। ये भी क्या थे? अंग्रेज थे। चंडीगढ़ का संस्थापक कौन था दोस्तों? ली कार्बोजियर। ये भी क्या थे? फ्रांसीसी थे। और पांडिचेरी का संस्थापक कौन था दोस्तों? फ्रैंको मार्टिन। ये भी क्या थे? फ्रांसीसी थे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और फिर इसका पार्ट 2 हम लोग लाएंगे। उसमें यूरोपियन कंपनियों को और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपके पढ़ाई की निरंतरता बनी रहे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए प्रतीक सर से संपर्क कर सकते हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9693331799। नोट कर लीजिए दोस्तों, 9693331799 प्रतीक सर का नंबर है, जिनसे संपर्क करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं निःशुल्क, जिसमें आपको डेली वाइज करंट अफेयर्स, पाक्षिक और मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी दिया जाता है, पेपर का कटिंग, एडिटोरियल भी दिया जाता है। दोस्तों इस ग्रुप को आप फॉलो करते रहिए, और इस ग्रुप पर डेली नए नए चीज़ आते रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स भी हम लोग लाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।